यही बोलूंगी, देखो लाइक से सब्सक्राइब की जरूरत नहीं है, बस आप पेपर पास करके आना, बस अपनी पूरी मेहनत लगा दो, क्योंकि आप भी जानते हैं एग्जाम के पहले का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करें, ठीक है। और कमेंट जरूर करना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो चलिए देखिए, फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछेंगे ही। तो इसमें है कि सूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं तथा इनमें देवताओं से संबंधित कहानियां भी सम्मिलित हैं। तो ये इसे हम क्या कहते हैं, तो ये पिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होती है ना कि जितनी भी भव्य और लंबी रचनाएं होती हैं देवताओं से संबंधित, सभी को इसमें सम्मिलित किया जाता है, तो उससे हम बोलते हैं एपिक्स। तो दूसरा सही हो जाएगा। चलिए स्टेटमेंट वाले, अब देखिए आपके सामने दो कथन दिया गया है और दोनों पे आपको विचार करना है। तो पहला लिखा है कि बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास राजा कनिष्क के शासन में हुआ था, तो ये बात एकदम सही है। और दूसरा है कि बौद्ध धर्म की नई धारा जो है महायान की दो मुख्य विशेषताएं थी, बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों में बोधिसत्व में आस्था के माध्यम से दर्शाई जाती थी। तो ये बात गलत है, हाँ पहला सही है, ठीक है। तो बेसिकली रिवीजन ही हम कर रहे हैं, तो जो भी चीजें मैं आपको बताती जाऊं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिख लीजिए, ठीक है। तो इसमें 4 सही है। चलिए तीसरे पे आ जाते हैं। आप देख सकते हो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे। तो तीसरा देखिए, बेसिकली इसमें आपको बताना है कि दोनों कथन सही है और इसकी व्याख्या सही नहीं है कि सही है, ये चीजें बतानी है। तो लिखा है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो है वो कुषाण थे, बात एकदम सही है। दूसरा है कि कुषाणों ने मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया एवं वे सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया। क्या ये बात सही है? तो ये भी बात सही है। देखिए दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, तो हम जाएंगे तीसरे के साथ, ठीक है। चलिए अभी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लगातार इस शिफ्ट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टेटमेंट वाले, तो ये सब भी बाकी रह गया था इसीलिए करा रही हूं, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है कि प्रत्येक राजवंश के राजा जो है शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते थे और ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने के लिए राजाओं ने उपासना के स्थानों का निर्माण किया। क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, और व्याख्या भी सही है, तो हम दोनों के साथ जाएंगे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। चलिए अब 5वें पे आ जाते हैं, मिलान करने पे। देखिए यहाँ पर जगह और समुदाय का उनके शिल्प कला के साथ सुमेल करना है, मतलब ये जगह है तो उनका आप शिल्प कला ये जो है, तो आपको बताना है कि किस जगह पे कौन सी शिल्प कला है, ठीक है। तो चलो देखो, जो बीदर है यहाँ पे कौन सी है, तो तांबे तथा जो चांदी होती है उसमें जड़ाई का काम होता है यहाँ पे। तो ए का 4 हो गया। तो सूरत का देख लेते हैं, क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि बस एक इसमें नहीं, बाकी तो 3 ऑप्शंस बचे ही हैं। तो बी का देख लेते हैं, सूरत। देखिए बीदर का तांबे तथा जादी, ये देखिए कितना नया क्वेश्चन है, तभी ये मैं लेकर आई और ये पूछा हुआ है आपके एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम में। तो तांबे तथा चांदी हो गई। बाकी बी का देखिए, बी में है सूरत, तो सूरत का किससे होगा, तो सुनहरे गोटा किनारे जड़ी वाले वस्त्र, आप जानते हैं कपड़े वगैरह का काम बहुत ज्यादा होता है सूरत में, तो आप इससे भी लगा सकते हैं। तो बी का क्या होगा हमारा, तीसरा। तो जहां जहां पे ना उसको काट देते हैं, तो देखो ये भी खत्म, ये भी खत्म, देखा आपने, अपने आप आंसर आ गया। और सी का पांचाल है, तो ये लोहे से संबंधित था और सालियार जो है बुनाई से संबंधित था। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। काफी अच्छा नया क्वेश्चन है ये, देखिए। तो 5वां भी हो गया आपका। अब हम 6वें पे चले आते हैं, ये रहा। देखिए 6 में आपको बताना है क्या दोनों सही है। तो अशोक ने अपने अभिलेखों में यह सुझाव दिया कि कर्मकांड किसी के काम के नहीं है, जी हाँ बताया था उन्होंने। फिर उन्होंने बताया कि मौर्य वंश के साम्राज्य में लोग विभिन्न धर्मों का अनुसरण करते थे तथा यह कभी कभी विवाद एवं पशु बलि तक पहुंच जाता था। क्या ये बात सही है? ये भी बात सही है, कारण भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है। तो हम जाएंगे चौथे के साथ। चलिए 7, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 7। देखिए इसमें है कि यहाँ पर शब्दों का उत्तर भारत के गांव में उनकी अनुरूप भूमिका के साथ, मतलब उनकी किस गांव में कैसी भूमिका है, इस पे आपको मिलान करना है। जैसे कि अगर मैं ग्राम भोजक की बात करूं तो आप नाम से भी लगा सकते हैं, होगा भूस्वामी या फिर जिसको बोलते हैं ग्राम प्रमुख। तो ए का हो जाएगा चौथा।
तो इसको खत्म करो, इसको खत्म करो। उसके बाद से है बी, तो गृहपति का क्या होगा, तो गृहपति को स्वतंत्र कृषक, तो बी का हो गया तीसरा, ये भी खत्म। और दास कर्मकार का हो गया पहला, दूसरों की जमीन पर काम करने वाले। ये तो एक एक्स्ट्रा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो हम जाएंगे पहले के साथ। 8वें पे आ जाइए। आप देखिए, आप खुद कहेंगे कि हाँ ये क्वेश्चंस आपने अभी नया नया कर रहे होंगे। तो ये 8वां देखिए, दो कथन दिया गया है। राजस्व की तैयारी राज्य व्यवस्था ने किसानों और खेतिहर कृषकों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। जी हाँ, देखिए जब भी रैयतवारी का नाम आएगा ना तो उसका संबंध किसान से होगा, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। बाकी बी में लिखा है कि रैयतवारी व्यवस्था ने ग्राम प्रमुख के माध्यम से राजस्व की उगाही पर बल दिया, ये बात गलत है, ठीक है। तो बी गलत है, ए सही है। और कभी डायरेक्टली पूछे कि रैयतवारी का संबंध किससे है, तो किसानों से है, ठीक है। चलिए 8 हो गए हमारे। अब हम आ जाते हैं 9 पे। देखिए ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। देखिए अच्छा, इसमें आपको बताना है 9 में कि सामाजिक सुधारक को उनके कार्य के साथ आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ज्योतिराव फुले तो आप सभी को पता है, ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि इन्होंने क्या किया था, महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। तो ए का तीसरा खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। आंसर आपके सामने है, बहुत आसान है। बेगम रुकैया शेखावत, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कौन कौन से काम किए थे, तो पटना और कलकत्ता में लड़कियों के स्कूल खोला था। और ताराबाई शिंदे, इन्होंने, आपको पता है ये मैंने इतनी बार बता दिया, ये देखिए कितना रिपीट है, स्त्री पुरुष तुलना इन्होंने लिखा है। आप इससे भी एलिमिनेट कर सकते थे सी के 4 से। देखिए कहीं पर भी आप देखो, आप सी से भी आराम से अपना आंसर निकाल सकते थे। तो ये होता है। और पंडिता रमाबाई, आज ही मैंने आज नहीं, कल वाली क्लास आपने देखी होगी ना, टेस्ट नंबर 2, उसी में मैंने बताया था कि पूना में विधवा गृह की स्थापना किसने किया, तो पंडिता रमाबाई। ये भी क्वेश्चन पूछा था स्टेटमेंट में। तो देखा आपने, इसीलिए कह रही हूँ कि जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे ना आपका फायदा होगा। तो आपका आंसर अपने आप आ गया, एक पता होगा तो भी निकल आएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए ठीक है, ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में, बेगम रिकवा पटना और कलकत्ता में इन्होंने खोला, ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना, पंडिता रमाबाई पूना में, ठीक है, विधवा गृह की स्थापना की। चलिए 10वां है। देखिए अगर वेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की सख्त निंदा की तो प्रार्थना समाज ने क्या प्रयास किया था, तो प्रयास किया था जाति बंधनों के उन्मूलन के लिए, ठीक है। तो पहला सही हो जाएगा। और ये हमारे 11 क्वेश्चन। देखिए इसमें है सही विकल्प का चयन करना है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन से कथन सामाजिक सुधारक और जाति उन्मूलन के संदर्भ में सही है। तो राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों के प्रसार के लिए पर्चे लिखे जो कि संवाद के रूप में थे। जी हाँ। सिंह सभा के नेताओं ने आधुनिक शिक्षा और सिख सिद्धांतों का प्रोत्साहन किया, ये भी बात सही है। पेरियार के शिक्षण में समानता का विचार धर्म के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया, तो ये बात गलत है। तो केवल ए और बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो 12 पे देखिए 12 का। तो बेसिकली यहां पे क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रवाद के उदय को प्रतिबिंबित करने के लिए निम्न को प्रारंभिक से नूतन, मतलब स्टार्टिंग से लेकर नया तक आपको इसको एक क्रोनोलॉजी में लगाना है। प्रारंभ कहां से हुआ था, तो सबसे पहले भारतीय लोगों को संप्रभु होना चाहिए, यह चेतना जागृत हुई। इल्बर्ट बिल को वापस लेना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो सबसे पहले आपका होगा ये कि भारतीय लोगों को संप्रभु होना चाहिए, यह चेतना जागृत हुई। तो ए पहले होगा, खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। एक ऑप्शन से आंसर आपका बाहर आ गया। उसके बाद से आपका वर्नाकुलर एक्ट, देन आपका इल्बर्ट बिल, एंड लास्ट में आपका आया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देखा आपने, आंसर आपके सामने है। चलिए अब ये देखिए, इसमें देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के मध्यम वर्गीय नेताओं को लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता के आदर्शों का सम्मान तब नहीं करते जब भारतीयों की न्याय संगत मांगों की बात आती है। क्या ये बात सही है राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड? बिल्कुल भी नहीं। मध्यम वर्गीय नेताओं की बात हो रही है। मध्यम वर्गीय नेताओं ने आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों पर बल दिया। इन्होंने निवेदन की राजनीतिक विफल रही, या फिर
मध्यवर्गीय नेताओं ने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि राष्ट्रीय आंदोलन के मध्यम वर्गीय नेताओं ने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया। तो 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं क्वेश्चंस काफी लंबे चौड़े आते हैं, ऐसे ही आएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा है कि दो कथन दिए गए हैं और आपको पता है कि 1954 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी, ये भी बात गलत है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में निजी संस्थानों के नियंत्रण में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था, ये भी बात गलत है। तो दोनों गलत है। अब मुझे बताओ कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब तैयार हुई थी, इसका सही डेट लिखिए, साथ में इसमें किसका निर्माण किया गया था, प्लीज जरूर लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा क्योंकि दोनों ही गलत है। चलिए अब ये आपका आ गया 15। तो इसमें सौर मंडल के बारे में जो है कुछ चीजें लिखी गई हैं जो कि आपको इस पे विचार करना है। पहला है कि आंतरिक ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं जबकि बाह्य ग्रह चट्टानों से बने होते हैं, ये एकदम गलत लिखा है। और बाह्य ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं और कुछ बाह्य ग्रहों के चक्कर चारों ओर छल्ले होते हैं। जी हाँ, तो बी सही यार, ए आपका गलत है। तो हम जाएंगे 4 के साथ। ठीक है, चलिए अब हम आ गए 16 पे। कोई क्वेश्चन अभी तक आप देखिए कोई भी सीधा साधा सा क्वेश्चन आया ही नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें भी फिर से वही पूछा है कि निम्न में से कौन से अंटार्कटिका में भारत के सब स्टेशन है। तो एक आपका मैत्री, ये तो सभी को पता है, दक्षिण गंगोत्री हो गया, और भारती यही है, अदिति नहीं। तो ये तीसरा वाला सही हो जाएगा, ए बी एंड सी। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 17 पे। देखिए 17 का कि यहां पे पूछ रहा है कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा निम्न में से किन महाद्वीपों से नहीं गुजरती है। तो देखिए किससे गुजरती है, आपको पता होगा कि उत्तर अमेरिका अंटार्कटिका से गुजरती है। तो अंटार्कटिका तो यहां पर भी है और ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है। केवल अंटार्कटिका से या फिर यूरोप और अंटार्कटिका से। तो देखिए अगर एक नाम भी गलत होगा, आप जानते हैं कि एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान इंग्लिश में भी देख लीजिए। 17 तो किससे नहीं गुजरती, तो यहां पर इसने क्या किया ना, यूरोप लिख दिया, इस वजह से यही आंसर हमारा गलत होगा। बाकी देखो अंटार्कटिका अंटार्कटिका सभी में अंटार्कटिका जानबूझ के लिखा है कंफ्यूज करने के लिए। उत्तर अमेरिका में होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, बट यूरोप से नहीं गुजरती है। तो यूरोप याद रखो, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ही ऑप्शंस लगाकर देगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। तो किससे नहीं गुजरती है, ये कर्क रेखा, विषुवत, मकर रेखा। तो ऑप्शन नंबर 3 यूरोप एंड अंटार्कटिका। ओके, चलो। और जैसा कि मैंने बताया है कि एक आपके नंबर्स वाले भी क्वेश्चंस आएंगे। 18 देखिए, भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्व ईस्ट को मानक यामोत्तर माना जाता है। यह रेखा निम्न में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो ये तो सभी को पता है, पूर्वी घाट से होकर गुजरती है। ठीक है, और इंग्लिश में भी देख लीजिए, बेसिकली पूछा था स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये किसके थ्रू होकर गुजरती है, तो ईस्टर्न घाट। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए 19। तो इसमें देखिए, इसमें लिखा है कि पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है। तो पश्चिमी ढालों पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन तथा पूर्वी ढालों पर कंटीली झाड़ियां। सही चीज याद रखो, क्योंकि नीचे देखिए कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है यहाँ पे कंटीली, उल्टा लिख दिया है। आप देखिए दोनों दोनों पे तो होगा नहीं, तो इसका पहला आंसर ही हमारा सही होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किस तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। चलिए हमारा 19 भी हो गया, अब हमारा 20। देखिए इसमें लिखा है कि सहारा मरुस्थल के गुफा क्षेत्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। यह क्या दर्शाता है, तो ये इसलिए दर्शाता है क्योंकि वहां के जलवायु में परिवर्तन हुआ था। सिंपल सी बात है, तो सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था इसीलिए, ना कि बहुत कल्पनाशील थे, लोग दुनिया में घूमे हुए थे, विदेशी सहारा के क्षेत्र में रहते थे, नहीं, जलवायु परिवर्तन हुआ था, ये आंसर है। ठीक है, चलो 21।
इसमें देखिए दो कथन दिए गए हैं कि छोटे आकार वाले वृक्ष और घास घास स्थलों का निर्माण करते हैं। जी हाँ, एकदम सही है। और आर्द्रता की मात्रा वृक्षों के आकार उसके घनत्व को प्रभावित करते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, तो इसने क्या किया, स्टेटमेंट भी सही दे दिया प्लस रीजन भी सही दे दिया कि क्यों ऐसा होता है। तो हम जाएंगे पहले के साथ। ठीक है, चलो अब ये आ गया हमारा 22। निम्न में से कौन सी स्थायी पौने हैं? तो स्थायी पौने तो इतनी बार पूछा है, इसको क्या कहते हैं, व्यापारिक पौने और पश्चिमी पौने, बस इतना ही याद रखो। ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लाइज, ओके, बस इतना ही याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। 23 देखिए, देखिए दो कथन दिए गए हैं ए एंड बी, दोनों को देखना है और बताना है क्या सही है। पौने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं, एकदम सही है। और याद रखना है कि पौने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। पौनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित करता है, ये भी बात सही है। बट ये इस उच्च दाब से निम्न दाब के संबंध में रीजन सही नहीं है, बट स्टेटमेंट तो दोनों ही सही है। तो हम जाएंगे दूसरे के साथ। ठीक है, चलिए अभी आ गया आपका 24। इसमें है कि दो कथन दिए गए हैं, विभिन्न जलवायु दशाओं के चलते भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों में काफी भिन्नता पाई जाती है। जी हाँ, अलग अलग क्लाइमेट है तो अलग अलग डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा ही। किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वनस्पति केवल यहां पर होने वाली वर्षा, ये केवल ने इसको गड़बड़ कर दिया, तो बी तो किसी भी हाल में सही नहीं होगा। तो हम जाएंगे पहले के साथ। ठीक है, ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना है। अब ये आ गया आपका 25। इसमें है कि लॉ इसके संबंध प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहां पर स्थित है? तो ये है अंटार्कटिका में, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार और इंग्लिश भी देख लीजिए। ये जो प्रिंस चार्ल्स माउंटेन पूछ रहा था, तो ये कहां पर है? अंटार्कटिका में। ठीक है, चलिए अब हम आ गए 26 पे। दिए गए कौन से कारक किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं? कौन सा कारक? समय भी कर सकता है, प्रौद्योगिकी भी कर सकती है और जरूरत भी कर सकता है। देखो, जरूरत के हिसाब से तो संसाधन बन जाता है ना, चाहे वो प्रौद्योगिकी हो चाहे वो समय हो, तो तीनों बातें सही हैं। तो हम जाएंगे 4 के साथ। ट्वेंटी सेवन, चलिए 27 देखिए। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी रोपड़ कृषि विश्व के उष्ण कटिबंध प्रदेशों में पाई जाती है? तो देखिए, मलेशिया में रबड़, ये भी है। ब्राजील में कॉफी एंड भारत में चाय, ये तीनों है। ठीक है, कनाडा में मक्का, ये नहीं है। तो ए बी सी ये हमारा दूसरा सही हो जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से कौन सी रोपड़ कृषि, इसमें से कौन सी कृषि जो है वो विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो कौन सी रोपड़ कृषि? एक तो मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कॉफी, भारत में चाय, ये कहां पर पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में। तो तीसरा दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 27 भी हो गया। अब हम आ गए 28 पे। और ये क्वेश्चन आसान है, अब थोड़ा आसान क्वेश्चन, अभी तक तो बहुत सारे टफ क्वेश्चन मिले हैं। समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन कर किस धर्म को अपनाया? आप सभी जानते हैं, बौद्ध धर्म। ये तो बहुत आसान है। चलिए अब आपका आ गया 29। निम्न में से क्या विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है? सबसे पहले विविधता की बात हो रही है, डाइवर्सिटी की, तो गलत वाला बताना है। एक गांव में अलग अलग समुदाय के लोग हैं जो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, तो ये तो है। एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमित, कल ही क्वेश्चन कराया था ना कि पदानुक्रमित वाली चीजें विविधता में नहीं हो सकती हैं। जो चीजें चली आ रही है, आप रूढ़िवादी जो चीजें बनी आई हैं, आप उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो यही गलत है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए, अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, कहीं पर हिंदी बोली जाती है, कहीं पर अंग्रेजी बोली जाती है, तो ये तो विविधता है। विविधता कौन सा नहीं है? तो वो ये है जहां पर अलग जाति के तो लोग हैं, बट वो उन सभी को क्या करते हैं? पदानुक्रमित तरीके से देखा जाता है। तो दूसरा सही हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए। ठीक है, चलिए 30।
तो देखिए तीसरा क्वेश्चन कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में ज्यादा प्रचलित नाम क्या है, तो आप भी जानते हैं स्टेट से ही आप अंदाजा लगा सकते थे, राज्यसभा। ट्रिक है, स्टेट मतलब राज्य, राज्यसभा, बहुत आसान है। चलो 31 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से लोगों को पता भी होगा इसका आंसर, कि जो संसद में जो प्रश्न काल होता है ना, वो क्या सुनिश्चित करता है, तो वो ये सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही। बस न्यायपालिका विधायिका नहीं, कार्यपालिका। सो पहला सही हो जाएगा। 32 32 देखिए, निम्न में से क्या बाजार का एक प्रकार नहीं है? साप्ताहिक बाजार है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, मॉल भी है। कौन सा नहीं है? तो दादन व्यवस्था, और यही इसका राइट आंसर होगा। अभी दादन व्यवस्था क्या है एक बार देख लो। पुटिंग आउट सिस्टम, कई बार मैंने बताया है, तो ये कोई मार्केट का टाइप नहीं है। वीकली शॉपिंग मॉल्स है, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते थे। तो तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा था? नॉट वाला। 33 देखिए, और ये भी क्वेश्चन मिलता जुलता मैंने कराया हुआ है। तो इसमें बेसिकली पूछ रहा है ना कि जीवकोपार्जन मतलब जीवन जीने के लिए अपनाए गए दादन व्यवस्था मतलब पुटिंग आउट सिस्टम से एक बुनकर को क्या नुकसान होता है? नुकसान आपको बताना है। तो बुनकर को व्यापारी द्वारा कच्चा माल पहुंचाया जाता है, ये कोई नुकसान नहीं है। ना ही उनको बाजार तक ले जाने का परिवहन लगा, ये भी कोई नुकसान नहीं है। उनको नुकसान क्या है कि बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता और सारा मुनाफा व्यापारी का हो जाता है, यही है नुकसान। ठीक है, बाकी ये काम घर से करना पड़ता है, ये भी कोई नुकसान नहीं है। नुकसान यही है कि उनको उतना मुनाफा नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए 34 देखिए, रोजा पार्क्स ने बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार किया। यह आधुनिक इतिहास में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत थी? आप भी जानते हैं किससे था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन, यही सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसी से रिलेटेड है, तो पहला सही हो गया। चलो 35 देख लो। आंगनवाड़ी क्या है? सभी को पता है कि आंगनवाड़ी क्या है, बताइए। तो आंगनवाड़ी क्या है? एक बाल गृह, छोटे बच्चे आप देखते होंगे गांव में बहुत होता है, वहां पर जाते, मिड डे मील, वृद्ध आश्रम, महिला नहीं, छोटे बच्चे जाते हैं, उनको पढ़ना लिखना सिखाते हैं खेल खेल में। ठीक है, सो दूसरा सही हो जाएगा। 36 देखिए, किस नागरिक के भौतिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? मतलब भौतिक अधिकार की बात हो रही है, तो आप जो है न्यायालय में जाने का अधिकार इसमें से कौन सुनिश्चित करेगा? तो वो करेगा आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, भौतिक याद रखना, जब भी भौतिक अधिकार का हनन होगा तो आप इसी के थ्रू ये सुनिश्चित करेंगे। मतलब न्यायालय में जाने का कौन सा अधिकार है? तो वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, दूसरा, याद रखिएगा। चलिए 36 भी हो गया। अब हम आ जाते हैं 37 पे। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करो, पहचानो कि कहां सत्ता एवं शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। मतलब दुरुपयोग का मतलब समझ ही सकते हैं कि जानबूझकर किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो मंत्री द्वारा ठोस तकनीकी कारणों के चलते परियोजना को मंजूरी न देना। अब ठोस तकनीकी कारणों के चलते अब तकनीकी की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, तो इसलिए वो मंजूरी नहीं दे रहे हैं, तो ये तो कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है। उच्च अधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन में फोन करके रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज न करने के लिए कहना, ये तो है ही। कक्षा मॉनिटर द्वारा एक गरीब छात्र पर झूठा आरोप लगाना, ये भी है। तो बी एंड सी। ठीक है, चलिए 38 इसमें बेसिकली पूछ रहा है कि भारत में न्यायपालिका के विषय में निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? तो देखिए, याद रखना कि न्यायपालिका का जो है ना वो विभिन्न स्तर जो है व्यवस्था में नहीं है, ये भी बात गलत है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश देश का सर्वोच्च न्यायाधीश होता है, सही पूछ रहा है, ये भी गलत है। ठीक है, बाकी
यहाँ पर देख, उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक उच्च न्यायालय में सुनवाई की मांग की जा सकती है। अच्छा, मतलब उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है। न्यायपालिका के विभिन्न स्तर एक दूसरे से अपील व्यवस्था के द्वारा जुड़े हुए, ये बात सही है। न्यायपालिका के विषय की बात हो रही है ना, तो न्यायपालिका के जो विभिन्न स्तर है, डिफरेंट लेवल्स है ना कोर्ट के, बट वो कनेक्ट तो एक दूसरे से ही है ना, अपील व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, ये बात सही है। तो 4 ऑप्शन विल बी राइट। 39, हाकिम शेख एवं पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति ने निम्न में से क्या मुहैया कराने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी? फैक्ट वाला क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, याद रखिएगा, ये दोनों नाम भी याद रखिएगा। इन्होंने कौन सी याचिका दायर की थी? तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं। स्क्रीनशॉट ले लो, पहला सही होगा। चलो 40 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसके का कारण बनती है? किसका कारण बनती है? तो अक्सर उसके विकास, सशक्तिकरण, विविधीकरण का नहीं, मार्जिनलाइजेशन का कारण बनती है। तीसरा सही होगा, हाशियाकरण का। तभी तो लोग एक जगह से अपना जगह छोड़ के दूसरे जगह चले जाते हैं। तो तीसरा सही है। फोर्टी 41 देखिए, सामाजिक इतिहास के शिक्षण के समय शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि क्यों होना चाहिए? चलो देखते हैं। और ये हम किस क्वेश्चन, हाँ 41 पे है, तो बताइए। सबसे पहले देखो, सामाजिक इतिहास के शिक्षण के समय शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि इतिहास संदर्भ आधारित है, वो कॉन्टेक्स्ट पे है, इसीलिए। दूसरा कि ये बहुलित इतिहास है, एक नहीं, ये बहुलित है, ये भी है। इतिहास अखंड विशिष्ट है, इतिहास विवादास्पद नहीं, ये नहीं। संवेदनशील इसलिए होना चाहिए क्योंकि ए एंड बी आपका सही है, और आप जानते हैं कि इतिहास जो है संदर्भ पे है, बहुलित है, तो दूसरा सही हो जाएगा। इंग्लिश भी दिखा देती हूं, बिकॉज जो पास्ट है वो हमारा कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है, एंड देयर आर मल्टीपल पास्ट, एक नहीं है, मल्टीपल है। ये सिंगुलर की वजह से, और ये पास्ट इज नॉट कंटेंशन, इसकी वजह से गलत हुआ है। सिंगुलर नहीं है, मल्टीपल है, ए एंड बी। चलो 42, देखिए इसमें, अच्छा इसके नीचे भी ऑप्शंस हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा और करना पड़ेगा। 42 में नीचे भी है। तो देखो, इसमें पूछ रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र के पुस्तकों का नामकरण सामाजिक और राजनैतिक जीवन करने के पीछे क्या मकसद है? तो चलो देखते हैं। औपनिवेशिक काल में भारतीय स्कूली पाठचर्या में नागरिक शास्त्र को ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों के बीच बढ़ते प्रतिरोध की पृष्ठभूमि में शामिल किया गया था। जी हाँ, सामाजिक और राजनैतिक जीवन अपने सीखने के अनुभव को मुख्यतः इतिहास और अर्थशास्त्र से इकट्ठा करता है, ये बात गलत है। सामाजिक और राजनैतिक जीवन, क्योंकि किसी की बात हो रही है ना, यहां पर देखिए, जीवन की स्थितियों पर आधारित है जो प्रत्येक संकल्पना के लिए व्यवहारिक स्थितियों का प्रयोग करती है, ये भी सही है। तो ए एंड सी, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 42 भी आपका हो गया। अब हम आ गए 43 पे। 43 देखिए, कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति उच्च प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में अर्थ निकालने को प्रोत्साहित करेगी? तो आपको ऑप्शंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां पर भी आपको अन्वेषण चर्चा मिल गया ना, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। पहली बात तो गलत उत्तर के लिए दंड हो ही नहीं सकता है, मानकीकृत भी अपने आप एक नेगेटिव है, और बहुत सारी सूचनाएं प्रदान करना ये भी नहीं है, ये सब गलत चीजें हैं। अच्छी चीज क्या है कि आप बच्चों को खोज करने में, एक्सप्लोर करने में, चर्चा करने के लिए कहो ना कक्षा में, तो दूसरा सही हो जाएगा। हो गया 44। देखिए इसमें इतिहास की कक्षा में देशभक्ति को श्रेष्ठ रूप से विकसित किया जा सकता है, कैसे? तो प्रत्येक कक्षा से पहले राष्ट्रगान को गाना अनिवार्य बना देना। देखिए देशभक्ति का श्रेष्ठ रूप पूछ रहा है, तो हम ऐसा तो करेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद से देखिए, देश एवं देशवासियों के लिए उत्तरदायी एवं संबंध होने की भावना को विकसित करें। सभी सामाजिक धार्मिक सुधारकों के प्रयासों की बिना उनके विचारों को कोई जांच किए हुए प्रशंसा करें। बिना सामाजिक संदर्भ बताएं स्वर्णिम प्राचीन इतिहास पर व्याख्यान दे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। तो देखिए, आप समझ गए होंगे कि देश और देशवासियों के लिए उत्तरदायित्व
एवं संबंध होने की भावना को विकसित करने के लिए गतिविधियों के द्वारा। इससे हम देशभक्ति को श्रेष्ठ रूप से विकसित कर सकते हैं। दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 45 इसमें है कि निम्न में से कौन सा समावेशी, समावेशी का मतलब होता है कि आपने क्या कर दिया है, चाहे जो बच्चा जो है अच्छे से नहीं लिख पा रहा है, अच्छे से नहीं सुन पा रहा है, अच्छे से नहीं बोल पा रहा है, या फिर कोई नॉर्मल बच्चा है, आपने सभी को एक साथ बिठा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि सभी विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में पढ़ाना और सभी के लिए समान शिक्षण, ऐसा नहीं करना है, जिसे जो जरूरत होगी आप उसके अकॉर्डिंग उसको शिक्षण दे देंगे। अध्यापक द्वारा अलग पढ़ाना तो कभी हो नहीं सकता है सही। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक मूल्यांकन की घोषणा करना और विशिष्ट विद्यार्थियों को परीक्षा के दिन जी नहीं, हमें बच्चों को अवकाश नहीं देना है। जो विशिष्ट बच्चे हैं हमको सभी को शामिल करना है, जिसे जितनी जरूरत होगी हम उसके हिसाब से शिक्षण विधियों में चेंज करेंगे। ठीक है, परिवर्तन लेकर आएंगे, उसको बोलते हैं समावेशी। अध्यापक द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि में लिखी शिक्षण सामग्री को उपलब्ध कराना। 4 ऑप्शन विल बी राइट। फिर से आपका मिलान 46 देखिए, यहां पर दिया है कि सामाजिक व राजनैतिक जीवन की कक्षा की स्थितियों को दर्शाता है, आप भी जानते हैं। तो कॉलम ए में है सामाजिक राजनैतिक जीवन की स्थितियां हैं और कॉलम बी में है अध्यापक द्वारा उस स्थिति में लिए गए निर्णय। मतलब कभी कभी हम डिसीजन लेते हैं किस सिचुएशंस में, किस कंडीशन में, तो बेसिकली वही है, ये कक्षा की स्थिति, ये निर्णय है। तो देखते हैं, कोई प्रतिक्रिया की नहीं की स्थिति, अपूर्ण जवाब की स्थिति, अर्ध सत्य जवाब की स्थिति, पूर्ण सत्य जवाब की स्थिति। यहां पर देखिए लिखा है अधिक जानकारी मांगना, उत्साह देना, पुनः फोकस करना, आलोचनात्मक जागरूकता को बढ़ाना। सब कुछ पढ़ लिया है। तो कोई प्रतिक्रिया नहीं की स्थिति किस पे हो सकती है, आप बताइए। तो उत्साह देने में कोई प्रतिक्रिया नहीं की स्थिति, ये कक्षा की स्थिति है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ऐसा हम करेंगे, जैसे कि यहाँ पे बोला है ना कि सामाजिक राजनीतिक जीवन की कक्षा इसकी स्थितियों को दर्शा रही है, और बी में अध्यापक ने क्या निर्णय लिया, तो उत्साह देना। ठीक है, बाकी अपूर्ण जवाब की स्थिति में क्या होगा, अपूर्ण जवाब की स्थिति तो अधिक जानकारी मांगना। मान लीजिए जहां पर अपूर्ण जवाब होगी तो वहां पे अधिक जानकारी तो मांगेंगे ही। अर्ध सत्य जवाब की स्थिति, इसका मतलब आपको पुनः फोकस करना है, और पूर्ण सत्य जवाब की स्थिति मतलब आलोचनात्मक जागरूकता को बढ़ाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। आप पूरा मिलाकर एक बार देख लेना अच्छे से, ये इसका राइट आंसर है। चलिए 46 भी हो गया। 47, और ये देखिए ये कैसा क्वेश्चन है 47। सबसे पहले देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे गए। प्रारंभिक स्तर की एक शिक्षिका अपनी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कुछ एक्टिविटीज कराती है, और इन्हीं ये एक्टिविटीज हैं, इसके द्वारा वह निम्न में से कौन से संप्रत्यय को, मतलब ये सब कुछ करा के इसमें से वो कौन सा जो है कॉन्सेप्ट पूरा कराना चाहती है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले पिघली बर्फ का समुद्री जीवन पर प्रभाव की चर्चा। देश के पिछले 50 वर्षों की मौसम रिपोर्ट्स के आंकड़ों की सहायता से मौसम में आए परिवर्तनों का विश्लेषण करना। पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारणों पर चर्चा और अम्लीय वर्षा के कारणों पर चर्चा। तो कौन सी एक्टिविटी है ये, ग्रीन हाउस है, मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, तापमान परिवर्तन। आपने सब कुछ पढ़ा होगा, तो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, तभी तो तापमान के कारण चाहे अम्लीय वर्षा हो, चाहे पिघलता हुआ बर्फ हो, तो ये हो गया जलवायु परिवर्तन। बहुत आसान क्वेश्चन है, भले से दिखने में लंबा चौड़ा है। चलिए 48, शिक्षण के किस चरण पर एक अध्यापक शिक्षण के लिए आवश्यक सहायक सामग्री के विषय पर विचार करेगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो वो करेगा पूर्व सक्रिय चरण पे, ना तो उत्तर ना अंतः ना ही कक्षा में। पूर्व सक्रिय चरण पे क्या करेगा, आवश्यक सामग्री के विषय पर विचार करेगा। ठीक है, पहला सही हो जाएगा। इंग्लिश भी दिखा देती हूँ, देख लीजिए। प्री एक्टिव स्टेज, याद रखना छोटा सा क्वेश्चन है बट गलत होने के चांसेस ज्यादा है। चलिए ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी पे करेंगे, आवश्यक सहायक सामग्री के विषय में चर्चा करेंगे। 49, देखिए इसमें सामाजिक विज्ञान में जांच प्रश्नों का क्या उद्देश्य होता है। सार्थक प्रश्नों की संख्या को बढ़ाना, विद्यार्थियों को सोचने के पैटर्न को समझना, जी हाँ, और विद्यार्थियों के उत्तर की गहराई में जाना। तो बी एंड सी होगा। प्रश्न की संख्या को नहीं बढ़ाना है, हमको पैटर्न को समझना है, हमको गहराई में लेकर जाना है। तो बी और सी।
चलिए 50। तो देखते हैं, भारतीय विविध सामाजिक संदर्भ यह अनिवार्य बना देता है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं पोषित करती हैं। अब विविध की बात हो रही है तो अलग अलग समाज, अलग अलग वर्ग, सभी की बात होगी, है कि नहीं? ये केवल तो कभी हो ही नहीं सकता है, ना ही अधिकांश लोगों के विचारों को, ना ही स्वर्णिम इतिहास एवं विवादित विषयों से बचकर रहने को। तो किसकी बात कर रहा है? वृहद समाज के सभी वर्गों के दृष्टिकोण को। ये सबसे बेस्ट आंसर है और इसी में है भारतीय विविध सामाजिक। तो ये इसीलिए सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं किससे पोषित करें? तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो।